हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बीटीसी में कला शिक्षण के बारे में बताऊंगी। तो जैसे कि कला शिक्षण का महत्व बहुत है हमारे जीवन में, क्योंकि कला के द्वारा ही जो है बच्चे सीखते हैं। कला खेल खेल में ही जो है बच्चे सीखना चाहते हैं और सीखते भी हैं, और इसीलिए जो है कला शिक्षण को जो है बीटीसी या डीएलएड में जो है रखा गया है। तो आज हम बात करेंगे कला के तत्व क्या है। तो एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, कला के तत्व। कला के तत्व की बात की जाए तो तत्व किसे कहते हैं, जैसे कि किसी भी चीज, जैसे हमारा शरीर हुआ 5 तत्व से मिलकर बना हुआ है, उसी प्रकार से जो है मान लीजिए कोई पौधा हुआ, वो भी जड़, तना, पत्ती आदि से मिलकर एक पौधा तैयार होता है। ठीक उसी प्रकार से जो है ये हमारे कला के जो एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, उनके बारे में जब तक हमको नॉलेज नहीं होगा तब तक हम अच्छे ढंग से चित्रकारी नहीं कर सकते हैं। इसलिए कला के तत्वों को हम पहले जान लेते हैं, इसके बाद जो है कला के बारे में जो है विस्तार पूर्वक हम अभिव्यक्ति कर सकते हैं। तो कला के कितने तत्व हैं? 6 तत्व हैं। तो कला के जो 6 तत्व हैं, पहला उसमें है रेखा, दूसरा रूप या आकृति, तीसरा वर्ण, और चौथा तान, पांचवा होठ, और छठा जो है क्या है? अंतराल। इस प्रकार से कला के कितने तत्व हैं? 6 तत्व हैं। अब इन्हीं तत्वों के द्वारा जो है हम कला के में जो है जो अभिव्यक्ति की जाती है, इन 6 तत्वों का उसमें जो है सम्मिलित किया जाता है। तो कोई भी मान लीजिए फिगर बनाना होता है, कोई भी चीज की, अब किसी भी चीज की अभिव्यक्ति करना होता है, तो उसमें हमको रेखा की जरूरत पड़ती है, रूप की जरूरत पड़ती है, वर्ण की जरूरत पड़ती है, तान की जरूरत पड़ती है, पोत अर्थात जो है धरातल की जरूरत पड़ती है, अंतराल, कलाकार का क्षेत्र। इन सभी 6 तत्वों को जब हम सम्मिलित करेंगे तब हमारा एक संपूर्ण पेंटिंग या चित्र बनकर तैयार होता है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि रेखा क्या है। रेखा सामान्य रूप से देखा जाए कि सर्वप्रथम मानव द्वारा जो है अपनी आत्मव्यक्ति रेखाओं के माध्यम से हुई है, और चाहे वो जो है रेखा के माध्यम से हो, चाहे रंग के माध्यम से, लेकिन रेखाओं के द्वारा जो है व्यक्ति हमारे भारतीय चित्रकला की सबसे बड़ी विशेषता रही है। और अजंता से लेकर बंगाल स्कूल तक रेखाओं की ही प्रधानता रही है। कलाकारों ने इन्हीं रेखाओं के द्वारा जो है अनुपम सौंदर्य को बिखेरा है। अब रेखा बात करते हैं कि समान रूप से रेखा कितने प्रकार की है। तो समान रूप से अगर देखा जाए तो रेखा मुख्य रूप से इसके 2 भेद हैं। पहला है सरल रेखा, और दूसरा है, पहला है सरल रेखा, दूसरा है वक्र रेखा। वक्र रेखा, तो सरल रेखा को हम जो है औपचारिक रेखा भी कहते हैं। औपचारिक रेखा, और वक्र रेखा को अनौपचारिक रेखा कहते हैं। अनौपचारिक रेखा कहते हैं। अब सरल रेखा का जो है भाव क्या होता है? कठोर लिए, इसका प्रभाव होता है कठोरता लिए हुए। जो कठोर होता है, ज्यामितीय उपकरणों से बनाए जाते हैं रेखाओं को कठोर रेखा कहते हैं, या सरल रेखा या औपचारिक रेखा, जिसमें कुछ नियम के द्वारा जो है ये बंधे होते हैं।
और वक्र रेखा जो है क्या होता है, अनौपचारिक रेखा होती है, जो क्या कहते हैं स्वतंत्र हाथों से खींची जाती है, जो टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं होती हैं, जैसे तिरछी मिर्ची रेखाएं, और सरल रेखाएं जो सीधी खड़ी खड़ी इस प्रकार की जो रेखाएं होती हैं वो सरल रेखा। तो इसमें औपचारिकता होती है, इसको हम अपनी इच्छा अनुसार किसी भी दिशा में घुमाकर कोई भी आकृति अपने इच्छा अनुसार उसमें जो है प्रदर्शित कर जो है करने का प्रयास कर सकते हैं। अब जो है आगे देख लेते हैं कि जो है ये तो रेखा के भेद थे। अब देख लेते हैं कि सामान्य रूप से रेखा के प्रकार कितने हैं। पहले देख लेते हैं रेखा किसे कहते हैं। रेखा क्या है कि बच्चों दो बिंदुओं की बीच की दूरी है जो अत्यंत सूक्ष्म होती है और गति की दिशा निर्देश करती है। अर्थात ये दो बिंदु रख दिया गया। अब इन दो बिंदुओं को जब हम मिला देते हैं तो ये हमारी क्या बन जाती है, रेखा बन जाती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रेखा। अर्थात दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो अत्यंत सूक्ष्म है और गति की दिशा निर्देश करती है, इसी को हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। अब रेखा में जो है रेखा के प्रकार के रेखा में कुछ भ्रम होता है, जैसे कहते हैं रेखा का दृष्टि भ्रम। रेखा का दृष्टि भ्रम। रेखा का दृष्टि भ्रम क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो है दो या दो से अधिक बिंदुओं के बीच कोई वास्तविक रेखा नहीं होती है, बल्कि उनके बीच रेखीय प्रभाव आ जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में देख लीजिए, जैसे ये आपका कार्य क्षेत्र है और इस पर और ये खाली पड़ा हुआ है। जब तक इस पर हम कोई बिंदु अंकित नहीं करते हैं, अंकन नहीं करते हैं, तब तक यह क्या है, क्षेत्र शून्य है, जिस पर हमारी आंखें भी नहीं टिकती हैं। जैसे हम इस पर एक बिंदु रख देते हैं, वैसे इस बिंदु और हमारे नेत्र के बीच जो है क्रिया प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है और हमारे नेत्र इस पर टिक जाते हैं। जैसे ही इन बिंदुओं की संख्या बढ़ाते जाते हैं, वैसे ही जो है हमारे नेत्र एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर भ्रमण करते रहते हैं और लगातार एक दूसरे से जो है बिंदुओं से जुड़ जाती है। तो इस प्रकार से हमको यह आभास होता है कि इन बिंदुओं के बीच में जो है कोई वास्तविक रेखा हो सकती है। केवल हमको यह आभास हो रहा है, इसमें रेखा तो हम बनाए नहीं है, केवल हम बिंदु रख दिए, लेकिन हमको आभास हो रहा है। आभास क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे नेत्र क्या है, चंचल हैं। एक बिंदु पड़ते ही उस पर हमारी नेत्र टिक जाते हैं और इसके बाद जैसे ही बिंदुओं की संख्या बढ़ने लगती है, नेत्र का भ्रमण हमारे जो है इस बिंदुओं के द्वारा जो है आगे जो है क्रमवश बढ़ता जाता है। इस प्रकार से हमको आभास होता है, ये भ्रम होता है कि यहाँ पे रेखा है या रेखा हो सकती है। अगर हम इन बिंदुओं को मिला देंगे तो कोई आकृति या रेखा बन जाएगी। तो यहाँ पे केवल रेखीय आभास होता है बिंदु के द्वारा, जबकि यहाँ रेखा नहीं है। यह हमारे दृष्टि का प्रभाव है जो हमको आभास दिलाता है कि यहाँ पे रेखा है। अब एक उदाहरण और देख लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर दो रेखाएं बराबर खींची जाए, मान लीजिए उदाहरण एक और देख लीजिए दृष्टि भ्रम का। दो रेखाएं बराबर खींची गई हैं और एक में एरो का निशान अंदर की तरफ और दूसरे में एरो का निशान बाहर की तरफ अगर हम लगा देते हैं, तो इससे क्या होता है कि यह हमारा भ्रम हो जाता है कि इसमें जो है जो एरो बाहर की तरफ लगा हुआ है वह जो है रेखा लंबी है, किंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि यह जो है निशान ही एरो का निशान जो बाहर की तरफ है उसी से हमको आभास हो रहा है कि ये रेखा लंबी है। वास्तव में रेखा लंबी नहीं है, ये रेखाएं दोनों आपस में बराबर है। तो ये भी एक हमारा दृष्टि भ्रम ही है। इसके बाद अगर देखिए कहीं कहीं एक उदाहरण और रेखा का जो दृष्टि भ्रम जो होता है
जैसे कहीं देखिए ऐसे एरो का निशान लगा होता है, ऊपर होता है जो कर्सर जिसको कहते हैं, जैसे इसमें लैपटॉप वगैरह या कंप्यूटर में भी दिखता है कर्सर। तो इससे क्या होता है कि ये हमको दिशा निर्देश करता है, इस दिशा में जाने को, नीचे को जाने को, मतलब ये हमको दिशा प्रदर्शित करता है, आगे का रास्ता हमको दिखाता है। तो ये हमारा था रेखा का दृष्टि भ्रम। अब हम आगे देख लेते हैं कि रेखा के प्रकार कितने हैं। रेखा के प्रकार जो है कितने हैं, 7 प्रकार हैं। पहला है रेखा का प्रकार 7 प्रकार से हैं। पहला है सीधी खड़ी रेखा। पहला है सीधी खड़ी रेखा, जो इस प्रकार से रखते हैं। दूसरा है सीधी पड़ी रेखा। सीधी पड़ी रेखा जो लंब रेखा को आधार प्रदान करते हैं, उनको सीधी पड़ी रेखा कहते हैं। ये लंब रेखा को आधार भी प्रदान करते हैं। तीसरा है कर्णवत रेखा। कर्णवत रेखा तिरछी रेखाएं जो होती हैं वो कर्णवत रेखा होती हैं। अब तीनों रेखाओं को मिला दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक आकृति बन जाएगा। अर्थात सीधी रेखा को मिला दिए, पड़ी रेखा को मिला दिए, तिरछी रेखा को मिला दिए, तो हमारा एक आकृति अर्थात रूप तैयार हो जाता है। ठीक है। तो इसके बाद चौथा है कोणीय रेखा। कोणीय रेखा जो कोणयुक्त होती है। कोणीय रेखा कोणयुक्त होती है, कोणीय रेखा कहते हैं। इसके बाद पांचवा है एक पुंजीय रेखा। एक पुंजीय रेखा एक पुंज से निकलकर विभिन्न दिशाओं को जाने वाली रेखाएं एक पुंजीय रेखा कहलाती हैं। इसके बाद है छठा चक्राकार रेखा। इस प्रकार की रेखाएं चक्राकार कहलाती हैं। इसके बाद सातवां और लास्ट है प्रवाही रेखा। प्रवाही रेखा एक प्रवाह जैसे धारा के समान होता है, प्रवाह होता है। इसमें इस प्रकार से 7 रेखाओं के प्रकार हैं। अब इन 7 रेखाओं का एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी होता है। रेखाओं का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। मनोवैज्ञानिक प्रभाव। अब सीधी खड़ी रेखा का प्रभाव क्या होता है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या है। रेखाओं के कुछ सामान्य प्रभाव भी होते हैं जो हमारे ऊपर पड़ते हैं, जिसका संबंध हमारे संवेदनाओं और मनोदशाओं से होता है, और इन्हीं का लाभ उठाकर कलाकार अपने कार्य क्षेत्र कलाकृति में जो है इसका प्रयोग करता है। तो सीधी खड़ी रेखा का जो है प्रभाव कैसा होता है, गौरव, आकांक्षा, ऊंचाई और जो है
अस्थायित्व, शाश्वतता, इस प्रकार से सीधी लंबवत रेखाओं का प्रभाव होता है। दूसरी है सीधी जो है पड़ी रेखा या इसको क्षैतिज रेखा भी बोलते हैं। इस रेखा का प्रभाव क्या होता है? विश्राम, शांति, मौन, संतुलन जो है इस प्रकार से रेखाएं जो है चौड़ाई का आभास भी कराती हैं। जो है पड़ी रेखाएं होती हैं, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण है, अगर हम खड़ी रेखाओं को ऐसे ऐसे बना देते हैं तो क्या होता है? इससे क्या होता है? ऊंचाई का आभास होने लगता है, चाहे जितना छोटा कमरा होता है। लेकिन अगर इस प्रकार से डिजाइन पर्दे या कोई चीज हम घर में लगा देते हैं, पर्दा वगैरह, तो हमारे घर की ऊंचाई जो है लंबी प्रतीत होने लगती है। इसी प्रकार से अगर ये जो खड़ी रेखाओं का प्रभाव है, और पड़ी रेखाओं का प्रभाव क्या है? इसमें जो रेखाएं पड़ी होती हैं वो चौड़ाई का आभास दिलाती है, चौड़ाई का आभास दिलाती हैं। तो इस प्रकार की रेखाओं का प्रभाव जो है क्या होता है कि जो है चौड़ा दिखता है कोई भी स्वरूप। आप देख लीजिए कोणीय रेखाओं का प्रभाव क्या है। कोणीय रेखाओं का प्रभाव क्या होता है? व्याकुलता, संघर्ष, व्याकुलता, संघर्ष, असुरक्षा, अस्पष्टता, इस प्रकार से जो है इसका प्रभाव भी होता है। काणोत रेखाओं का प्रभाव नाटकीय स्पंदन, प्रबल स्पंदन या नाटकीय स्पंदन, उत्तेजना, बेचैनी, व्याकुलता, ये सब मनोदशाएं जो है काणोत रेखाओं का जो है हमारे ऊपर पड़ता है। इसके बाद अगला है एक कुंजीय रेखा। एक कुंजीय रेखा का प्रभाव होता है ये एक कुंज से निकलकर जो कई दिशाओं को जाने वाली रेखाएं होती हैं, वो जैसे एकता कहते हैं, एकता में शक्ति होती है, एकता, शक्ति, अस्थायित्व, अभिलाषा, शोभा, तो लौलीनता, स्वदेश प्रेम, प्रसार, इस प्रकार से कई जो है प्रभाव देखने को इस रेखा के द्वारा मिलता है। इसके बाद अगला है चक्राकार रेखाएं। चक्राकार रेखाओं का प्रभाव क्या होता है कि भ्रम, संघर्ष, गति, उत्तेजना, ये सब जो है शक्ति, ये सब प्रभाव जो है चक्राकार रेखाओं के होते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है प्रवाही रेखा। जो प्रवाह युक्त होती है रेखा वो प्रवाही रेखा कहलाती हैं। इसके प्रभाव क्या होते हैं? गति लिए हुए होते हैं, लावण्य, मधुरता, सुंदरता, माधुर्य, ये सब गुण जो है इनके इन रेखाओं में विद्यमान होता है। अब बात करते हैं कि रेखा के आधार पर रेखांकन के प्रकार। रेखा के आधार पर रेखा के आधार पर रेखांकन के प्रकार। रेखा के आधार पर रेखांकन का प्रकार, तो रेखाओं द्वारा जो अंकन होता है उसको कहते हैं रेखांकन। अब हम जो रेखाओं के विभिन्न प्रकार जो है आगे पढ़ चुके हैं कि सीधी खड़ी रेखा, पड़ी रेखा, लंबवत रेखा, तिरछी रेखा, वक्राकार, चक्राकार, ये सारी रेखाओं को मिलाकर या दो चार रेखाओं को मिलाकर जब हम किसी एक रूप या आकृति का निर्माण करते हैं तो वह क्या हो जाता है? हमारा रेखांकन हो जाता है। रेखाओं के द्वारा जो है जो रेखा बनती है या आकृति बनती है उसी को क्या कहते हैं? रेखांकन कहते हैं। जैसे अभी आगे उदाहरण दिया गया था कि अगर रेखा के आधार पर हम रेखांकन करते हैं तो रेखांकन भी कई प्रकार का है। तो जैसे खड़ी रेखा मिला लिए, पड़ी रेखा मिला लिए, तिरछी रेखा मिला लिए, त्रिभुज बन गया। दो पड़ी रेखा मिला लिए, दो खड़ी और दो पड़ी रेखाओं को मिला देते हैं तो आयत या वर्ग बन जाता है। इसके बाद 5 खड़ी रेखाओं को मिलाते हैं तो पंचभुज बन जाते हैं। इस प्रकार से विभिन्न आकृतियां जो है हमको प्राप्त हो जाती हैं। और वही लयात्मक रेखा, तो अगर हम लयात्मक रेखा में जैसे कि क्या कहते हैं, क्या था कि चक्राकार रेखाएं, वर्तुलाकार, प्रवाही रेखाएं, इन रेखाओं का भी स्वतंत्र प्रभाव होता है तो ज्यामिति द्वारा खींची, यंत्र द्वारा खींची जाती हैं। लेकिन जो स्वतंत्र प्रभाव वाली रेखाएं होती है तो स्वतंत्र हाथों से
तो हम अपने इच्छा से कुछ भी आकृति चीज का उसका एक रूप भी दे सकते हैं। तो कोई भी आकृति इसमें हम बनाकर जो है इसमें क्या कहते हैं दिखा सकते हैं, जिससे जो है लगता है कि हम जो है कोई आकृति यहाँ पे बन गई। अर्थात कई रेखाओं को मिलाकर या दो या दो से अधिक रेखाओं को मिलाकर जब कोई आकृति का निर्माण करते हैं तो वह रेखांकन हो जाता है रेखाओं के आधार पे। अब हम बात कर लेते हैं कि रेखाओं के आधार पर रेखांकन के प्रकार के बारे में। तो पहला है स्वतंत्र रेखांकन, इसको कहते हैं फ्री ड्राइंग। पहला क्या है स्वतंत्र रेखांकन। स्वतंत्र रेखांकन इसको फ्री ड्राइंग भी कहते हैं। तो स्वतंत्र रेखांकन क्या है देख लीजिए। पहली क्रिया क्या होती है स्वतंत्र रूप से। पहली क्रिया क्या होती है किसी वस्तु को देखने की होती है और देखने के बाद उसका जो प्रभाव हमारे मस्तिष्क पे पड़ता है वह प्रभाव जब हम पेंटिंग के माध्यम से व्यक्त करते हैं। और यह भी प्रभाव हर एक कलाकार का एक दूसरे कलाकार का भिन्न भिन्न होता है। हो सकता है किसी विषय वस्तु को देखकर हमारे ऊपर उसका दूसरा प्रभाव पड़े, हो सकता है उसी चीज को देखकर अगले कलाकार के मन में कुछ दूसरी भावना जागृत हो, दूसरा प्रभाव पड़े। तो अपनी अपनी भावनाओं को जो उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है वस्तु को देखने का स्वतंत्र रूप से, जो वो स्वतंत्र रूप से व्यक्त करता है वही क्या है स्वतंत्र रेखांकन है। तो यहाँ पे स्वतंत्र रेखांकन का एक कलाकार का दूसरे कलाकार से जो है भिन्न जो है अभिव्यक्ति हो सकती है। जैसे हमारे भारतीय चित्रकारों ने जो है किसको प्रधानता दी है सूक्ष्म चित्रण को। तो सूक्ष्म में क्या होता है कि सूक्ष्म उसकी गहराई के तत्व को, न कि उसके बाहरी या ऊपरी सौंदर्य को। नहीं, बाहरी सौंदर्य को तो यूरोपीय सौंदर्य शास्त्रियों ने ज्यादा महत्व दिया, लेकिन हमारे भारतीय चित्रकारों ने आत्म तत्व या उसके सूक्ष्म तत्व को जो है ज्यादा महत्व दिया। इस प्रकार से देखने की दृष्टि या देखने के नजरिया किसी भी विषय वस्तु या सौंदर्य का सबका अलग अलग होता है। और उसी चीज को जब वह अभिव्यक्त करता है तो एक चित्रकार का दूसरे चित्रकार से भिन्न भिन्न अभिव्यक्ति होती है। तो इसमें एक चित्रकार है कंडेंस्की। कंडेंस्की का नाम जो है सबसे महत्वपूर्ण है स्वतंत्र रेखांकन में का कंडेंस्की, क्योंकि ये अभ्यंजनावादी चित्रकार थे। और अभ्यंजनावादी में क्या होता है कि जो है कोई भी चित्रकार जो है हूबहू किसी चीज की पेंटिंग या नकल नहीं उतारता है। वह देखता तो उसकी मूर्त आकृति को ही, लेकिन वह उतारता है अपने मन की, अर्थात स्वतंत्र रूप से वह अंकन करता है। अमूर्त चीजों का अंकन करता है, बहुत सारे चीजों का अंकन नहीं करता। थोड़े में बहुत कुछ कह डालता है। वो पेंटिंग के माध्यम से थोड़े में ज्यादा कहने का वो प्रयास करता है। इसी को अमूर्त शैली या अमूर्त चित्रण के नाम से भी जाना जाता है, जिसको प्रतीकों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ एक सूत्र है इसमें, कला का जो है एक वस्तुगत प्रभाव होता है। वस्तुगत प्रभाव का व्यक्तिगत प्रभाव पड़ता है। व्यक्तिगत प्रभाव अर्थात हर एक व्यक्तियों का अपना उस वस्तु का प्रभाव हर व्यक्तियों पर देखने का अलग अलग पड़ता है। इसके बाद उसका जो है जो प्रभाव पड़ता है उसी का वो अपने जो है चित्र में या पेंटिंग में उसका संयोजन करता है, अर्थात अभिव्यक्ति करता है। संयोजन इसका जो है क्रम है स्वतंत्र रेखांकन का। इसके बाद अगला है स्मृति रेखांकन। स्मृति रेखांकन स्मृत रेखांकन देख लीजिए। स्मृत रेखांकन यहाँ आकृति का पूर्व परिचित रूप
बिना देखे अंकित करना होता है। किसी भी आकृति का रूप जो होता है, जो पहले से हम उस रूप से परिचित होते हैं, उस रूप को अंकित करना ही क्या कहलाता है? स्मृति रेखांकन कहलाता है। यह हमारी स्मृति को स्वस्थ भी बनाता है, अर्थात तो जो है हमारे जो है दिमाग पर ये जोर डालता है, सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाता है। तो हमारी स्मृति को यह स्वस्थ भी बनाता है। क्या? कौन? स्मृति रेखांकन, अर्थात हम पूर्व परिचित रूप का बिना देखे जो है अंकन जब करते हैं तो इसी को हम स्मृति रेखांकन या मेमोरी ड्राइंग के नाम से जानते हैं। तो प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भी इसका बहुत ही महत्व था। जैसे महाभारत में जो है चित्रलेखा का नाम आता है। चित्रलेखा एक प्रसिद्ध चित्रकार थी महाभारत के समय की। तो चित्रलेखा ने जो है उषा की ये सखी थी, उषा राजकुमारी थी, इनकी सखी थी चित्रलेखा। तो चित्रलेखा ने अपने सखी के विरह को पेंटिंग के माध्यम से जो है प्रस्तुत कर देती हूँ बहु उसके स्वप्न दृष्टा को, क्योंकि वो उषा जो है कौन मतलब जो कृष्ण के पौत्र थे, कृष्ण के पौत्र जो है को जिससे वो प्रेम करते थे, और उसी का जो है हूबहू पेंटिंग जो है वो उसके कल्पना के अनुसार जो है बना देती है चित्रलेखा। और जो है इस प्रकार से महाभारत में भी जो है इसकी व्याख्या की गई चित्र रेखांकन पर। इसके बाद प्रतिरूपात्मक रेखांकन। तीसरा है प्रतिरूपात्मक रेखांकन। प्रतिरूपात्मक नाम से स्पष्ट हो रहा है कि किसी चीज को देख देख कर अंकन करना क्या कहलाता है? प्रतिरूपात्मक रेखांकन कहलाता है। अर्थात इसका प्रयोग दृष्टांत चित्रों में सबसे ज्यादा किया जाता है। दृष्टांत चित्र जैसे कि किसी भी, जैसे पहले क्या था कि कोई भी लड़ाई युद्ध या मुगल काल में जो है, जैसे हुमायूं जहांगीर के शासन काल में उन्होंने अपने समय में चित्रकारों को अपने साथ जो है, उनको कला से ज्यादा प्रेम था और अपने साथ जो है चित्रकारों को युद्ध में ले जाते थे, और जैसे जैसे वो जो भी क्रियाकलाप करते थे उन चीजों का अंकन भी बहुत देख देख जो है चित्रकार लोग करते थे। और युद्ध के सारे जो है दृश्य जो है जैसे जैसे होता था उन सबका अंकन करना, अर्थात दृष्टांत चित्रों का अंकन करना जो है विशेष उपयोगी इसमें बताया गया है। प्रतिरूपात्मक अर्थात देख देख कर हूबहू किसी चीज का नकल करके उतार देना ही प्रतिरूपात्मक रेखांकन कहलाता है। इसमें रेखाओं की सहायता से ही छाया और प्रकाश दिखाने का प्रयास किया जाता है, क्षय वृद्धि को दिखाया जाता है। सभी तत्वों को दिखाने का प्रयास केवल रेखा के माध्यम से ही किया जाता है। इसी को प्रतिरूपात्मक रेखांकन कहते हैं। अगला है यांत्रिक रेखांकन। यांत्रिक रेखांकन यंत्रों के द्वारा जो नपी तुली रेखाएं खींची जाती हैं उन्हीं को यांत्रिक रेखांकन कहते हैं। इनमें क्रियात्मक प्रभाव नहीं, इसमें जो है कलात्मक प्रभाव नहीं होता, अर्थात इसमें स्वतंत्र व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। इसमें जो है रेखाएं जो भी होती हैं वो यंत्रों के द्वारा नपी तुली होती हैं और इस प्रकार से खींची गई रेखाएं जो है यांत्रिक रेखांकन कहलाती है। इनका निर्माण जो है, इसका प्रयोग केवल रूप निर्माण में सहायक होता है। इसका हम उदाहरण के रूप में के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे यंत्रों के द्वारा जब हम कोई रेखा खींचते हैं, केवल रूप के निर्माण में इसका प्रयोग जो है ज्यादा किया जाता है कि रूप की आकृति जो है सही बन जाए। इसीलिए जो है इस यंत्रों द्वारा कोई भी चीज को बनाने के लिए, सही आकृति देने के लिए इन रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमको एक बुक बनाना होता है तो कुछ रेखाओं के द्वारा एक बुक बनाना होता है, तो कुछ रेखाओं की सहायता से हम इसको दर्शाते हैं।
प्रकार से अगर हम इस एंगल से देखते हैं और इन रेखाओं के द्वारा जो है इस सहायता से जो है एक बुक जो है की रेखा इस तरह जो है खींच देते हैं और बुक की आकृति हमको मिल जाती है। अब अगला है ये तो सीमांत रेखांकन। सीमांत रेखांकन, सीमांत रेखांकन क्या है? इसमें क्या होता है कि प्रकृति में अथवा वस्तु में अपनी कोई रेखा नहीं होती है, प्रकाश या अंधकार के कारण रेखा का निगमन हो जाता है। अर्थात अगर कोई किसी कमरे में अंधेरा होता है, कोई वस्तु पड़ी होती है, कोई अलमारी, कोई खिड़की, कोई चेयर, कोई भी चीज पड़ा होता है, तो उसके रेखा उसकी आकृति के बारे में हमको ज्ञान नहीं होता। लेकिन जब उस पर प्रकाश पड़ता है तो कुछ सीमा तक उनके कुछ बॉर्डर या कुछ लाइन हमको क्लियर हो जाते हैं और इस प्रकार से जब हम अंकन करते हैं तो उसी को कहते हैं सीमांत रेखांकन। अगला है सांकेतिक रेखांकन। सांकेतिक रेखांकन सांकेतिक रेखांकन संकेतों के द्वारा जो रेखांकन किया जाता है। सांकेतिक रेखांकन चित्रभूमि पर इसका प्रयोग कब होता है? चित्रभूमि पर जब अंतराल स्पेस एवं वस्तु के आयतन को जानने के लिए इस अंकन पद्धति का सहारा लिया जाता है। इस प्रयास से सक्रिय और सहायक अंतराल का ज्ञान हमको होता है। तो सांकेतिक रेखांकन कुछ संकेतों के द्वारा मतलब हम किसी सांकेतिक रेखांकन के द्वारा हम सक्रिय सहायक रेखाओं के द्वारा सक्रिय रूप का हमको ज्ञान होता है या सहायक रेखाओं के द्वारा हम सक्रिय रूप बनाते हैं। जैसे हमारी कुछ सहायक रेखाएं खड़ी और बड़ी रेखाओं के द्वारा हम खींचते हैं और जो है तो ये हमारी एक गिलास की पेंटिंग तैयार हो जाती है। जो इसमें सहायक रेखाएं कौन सी हैं? सहायक रेखाएं अगर हम इनकी सहायता न लेते हो सकता है हमारा गिलास टेढ़ा मेढ़ा या उसकी आकृति विकृत भी हो सकती है। तो इसके आयतन का भी ज्ञान हमको न होता या न पाते, तो इसलिए इसको इस रेखा के खींचने से क्या होता है, इसके आयतन का ज्ञान हो जाता है और इसके रूप का भी आकार जो है हम रेखाओं के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। फिर सहायक रेखाओं के द्वारा हम इस सक्रिय रूप अर्थात गिलास की आकृति जो है क्या है? सक्रिय रूप हमको प्राप्त हो जाता है। तो इसी को कहते हैं सांकेतिक रेखांकन। अगला है प्रकृत रेखांकन। प्रकृत रेखांकन प्रकृत रेखांकन प्रकृति की जैसा जो है नेचर ड्राइंग। तो इसके अंतर्गत प्रकृति में जो भी चीजें विद्यमान है हूबहू उनका जो है उसी रूप में अंकन करना ही प्राकृतिक रेखांकन कहलाता है। उसमें कोई बनावटी कोई कृत्रिमता नहीं आने पानी चाहिए आने। तो जैसे उदाहरण के माध्यम से जैसे हम एक पौधा बनाते हैं, ये हमारा पौधा फूल पत्ती तैयार हो जाता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं,
दूसरा उदाहरण इसमें क्या है, इसमें हम जानते हैं कि इसमें क्या है, लय। प्रकृति हमेशा लय में चलती है, लयात्मक रेखा होती है प्रकृति में। और अगर हम तो इसमें प्रकृति प्राकृतिक में प्रकृति रेखांकन में ये आपका सही माना जाएगा, ये आपका गलत, क्योंकि इसमें क्या होता है, लय होता है, और इसमें क्या है, कृत्रिमता है अर्थात बनावटीपन है। तो इस प्रकार से कुछ उदाहरण के माध्यम से हम प्रकृति रेखांकन के बारे में समझ लिए हैं। इसके बाद लास्ट है वस्तु रेखांकन। वस्तु रेखांकन वस्तु रेखांकन में क्या होता है कि वस्तुओं का समूह होता है। तो वस्तुओं को समूह को सामने रखकर उसकी जब हम पेंटिंग बनाते हैं बहुत, उसी को कहते हैं वस्तु रेखांकन। इसमें एक बात की ध्यान दी जाती है कि इसमें क्या होता है कि दूरी और निकटता का आभास दिलाया जाता है रेखाओं के माध्यम से या रंगों के माध्यम से। जब हम वस्तुओं के समूह जो होता है उनमें दूरी और निकटता का जब आभास दिलाते हैं तो हमको वो वास्तविक प्रतीत होता है, और इसी को हम कहते हैं वस्तु रेखांकन। इसमें जो है पास की वस्तुओं को बड़ी बनाई जाती है, उसकी अपेक्षा जो उसके पीछे वस्तुएं रखी जाती है उनको क्रमशः छोटा बनाया जाता है, जिससे जो है हमको दूरी और निकटता का आभास होता है। इस प्रकार से वस्तु रेखांकन के द्वारा हम जो है लास्ट था ये रेखा के आधार पर रेखांकन के प्रकारों को हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद अगली क्लास में हम देखेंगे वर्ण क्या है। ओके बच्चों।